ओके। सो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है शुड्स का। और इसमें हम लोग कुछ टेंसर से इंट्रोडक्शन लेंगे और एक बहुत बेसिक टाइप डिस्कस करेंगे जिसको हम टेंसर भी कह सकते हैं, जिसको हम जिसको हम डुअल वेक्टर भी कह सकते हैं। और देन फिर हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये शुड्स का सेक्शन 3.1 है कंप्लीट, जिसको हम आज हमने करना है। ओके, सो उससे पहले हम कुछ रिकैप करते हैं। कुछ चीज़ों को जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो सबसे पहले है मैट्रिक टेंसर। हम लोगों ने मैट्रिक टेंसर को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। तो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों किसी भी फ्रेम ओ में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए अल्फा, और यहाँ से इसको ये ए एल ई अल्फा। इसी तरह अगर मेरे पास कोई वेक्टर बी हो तो मैं इसको इंडेक्स चेंज कर लेते हैं, बी बीटा और बेसिस वेक्टर बीटा। अगर मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए अल्फा ई अल्फा डॉट बी बीटा बी बीटा। So this is A alpha, B beta, E alpha, B beta। अच्छा, अब आप लोग मुझे यहाँ पर वैसे एक बात ये बताएं कि मैंने इस बी बीटा को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आया हूँ। ऐसा किस रूल के तहत कर सकता हूँ? या ये क्या, या मैंने ऐसा क्यों किया है? सर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ ठीक। जी जी। हाँ, ये स्केलर्स हैं। बिल्कुल, ये स्केलर्स हैं। और दूसरा एक बड़ी एक और है मुझे भी है, स्केलर होने के अलावा ये जो हम वेक्टर्स ले रहे हैं ना, ये वेक्टर्स असल में किसी ना किसी वेक्टर्स, ये किसी वेक्टर स्पेस में लाई करते हैं। तो वेक्टर स्पेसेस की एक प्रॉपर्टी, एक लिनियरिटी होती है, जिसमें अगर आपके पास किसी वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, सो जिस तरह हमने उस दिन भी बात की थी, अगर ए अल्फा ए डॉट बी हो रहा हो तो असल में आप इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। ये चीज इक्वली वैलिड है ए डॉट बी के। सो दिस इज कॉल्ड लिनियरिटी। यस सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेसेस की। अगर ये वेक्टर्स ए और बी मेरे पास किसी वेक्टर स्पेस का हिस्सा ना होते तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता था। सो दिस इज बिकॉज ए एंड बी लिव्स इन वेक्टर स्पेस, लिव्स इन सम रियल वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेसेस कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। कोई मिसाल दे सकते हैं कौन सी वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स होती है? मैंने भाई कई दफा उसका नाम भी लिया है, हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस, जिसमें आपका वेव फंक्शन रहता है। सो वो वेक्टर स्पेस जिसमें आपका वेव फंक्शन, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन रहता है, रिसाइड करता है, उसको आप कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं। ओके, सो जब आप ये वाला काम करते हैं तो यहाँ पर कोई मैट्रिक एलिमेंट आ जाता है, ईटा अल्फा बीटा। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैट्रिक टेंसर का। और इक्विवेलेंटली हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए नॉट बी नॉट प्लस ए आई बी आई। उसकी वजह ये है कि आपने ईटा को डिफाइन ऐसे किया है, -1 और 0 0। मैं यहाँ पर I3 लिख रहा हूँ। सो I3 यहाँ पर क्या है आपके पास? आई, हाँ, 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं जानबूझ के ना, मैं जानबूझ के अक्सर का थोड़ी से ना नोटेशन को जान तब्दील करता रहूंगा,
या उनको किसी और सेंस में लिखता रहूंगा ताकि आप लोगों की चीजें कंफ्यूज ना करें और आपको पता हो कि हम यहाँ पर ऐसे इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जब मैं तो इसको ये एक्स वाई जी सॉरी एक्स वाई जी के एक्स वाई जी, हाँ आप जो मर्जी 3 कोऑर्डिनेट्स ले लें। सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर आना था, आप कोई से भी 3 कोऑर्डिनेट्स ले लें, डजंट मैटर। तो आप देखें अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये कि ये जो आपके पास ईटा अल्फा बीटा है, ये कर क्या रहा है, ये कहने को सिर्फ एक मैट्रिक्स है यहाँ पर, लेकिन असल में ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स से बढ़कर एक रूल का नाम है। ये रूल कर क्या रहा है, ये एक रूल है हमारे पास, ये एक रूल को डिफाइन कर रहा है। ये रूल की क्या कर रहा है कि आपने कैसे दो वेक्टर्स को एसोसिएट करना है एक रियल नंबर के साथ। मतलब अगर आपके पास ये मैट्रिक ना हो, ये रूल बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको ईटा प्रोवाइड कर रहा है। ईटा क्या है, एक और टेंसर है। अगर ये टेंसर आपके पास ना हो तो आप कभी भी दो वेक्टर से एक रियल नंबर नहीं बना सकते। क्लियर? यानी कि जी आपको सर। डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए भी एक मैट्रिक एलिमेंट चाहिए, एक टेंसर चाहिए। अच्छा मैं इसको आप देखें, यहाँ पर कितनी इंडिसेस पे सम हो रहा है। यहाँ पर डमी इंडिसेस कौन कौन सी है इस इक्वेशन में? इस अल्फा बीटा दोनों है। तो अब यहाँ से और ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन असल में एक रूल है कि आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर होता है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि रूल का मतलब ये है कि नंबर इज द डबल सम ए अल्फा बी बीटा बीटा अल्फा बीटा। बेसिकली कोई भी जो रियल नंबर आपके पास होता है, जो कोई भी डॉट प्रोडक्ट होता है, वो असल में डबल सम होता है, क्योंकि डबल डबल समेशन है ना इस चीज के ऊपर। इज दैट ऐसे ही है ना? यस सर। सो ठीक है, हमने रिवाइज कर लिया इसको। अब हम ना टेंसर्स पे आते हैं। अच्छा टेंसर्स बहुत किस्म के होते हैं। मैं पहले इसकी एक जनरली इसको डिफाइन करता हूँ। और अभी आपने ना टेंसर्स के लिए एक नोटेशन जहन में रख लेनी है, मुख्तलिफ तरह की नोटेशन मैं यूज करूंगा। अ, एक मेरे पास नोटेशन ये होगी, इस तरह लिखूंगा। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास नोटेशन है टेंसर्स को डिस्क्राइब करने की। सर ये म्यू एन लिखा है या एम एन लिखा है? एम एन, आप एम एन लिखा है, एम एन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। जी सर। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ये एम और एन असल में है क्या। सो अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इस तरीके से लिखने का मुराद है कि ये आपके पास कोवेरिएंट टेंसर्स हैं, यानी कि जिनमें इंडिसेस नीचे होती हैं। सो और ये आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स हैं। अभी मैं थोड़ी देर में ना ये टर्म्स को भी डिफाइन करूंगा, बल्कि मैं इन टर्म्स को चेंज करके इनके मॉडर्न नाम से लिखूंगा, और इसको हम कहते हैं मिक्स्ड टेंसर। ये तो मैं आपको अगले अगले वीक बताऊंगा कि क्या होता है। और ये जो दोनों क्वांटिटीज, अभी हम थोड़ी देर तक इनके ना नए नाम लिखेंगे। अच्छा फिलहाल अभी आप इस नोटेशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, अभी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है। मैं वैसे आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको याद हो तो जब आप लोग परमुटेशन या कॉम्बिनेशन करते हैं तो वहां पर आप कुछ क्वांटिटीज को ऐसे लिखते हैं, एम एन। सो वहां पर उसका मतलब होता है कि आप एम सी एन कर रहे हैं। ये बेसिकली मैथ की एक ब्रांच है, कॉम्बिनेटोरिक्स, जिसमें हम कॉम्बिनेशंस को और इन चीजों को डिस्कस करते हैं, परमुटेशन को। सो कॉम्बिनेटोरिक्स में ना इस तरीके से एक नोटेशन यूज होती है। सो इन दोनों नोटेशन में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सिर्फ लिखने का तरीका एक है।
लेकिन ये दोनों आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मैंने इसलिए बताना चाहा क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने नोटेशन पहले देखी और आप लोग इसको कहीं ये ना समझना शुरू कर दें। सो बहरहाल आप इस नोटेशन को एज इट इज ज्यूम कर लें। सो अब मैं इसको डिफाइन इस तरीके से कर रहा हूं कि अ टेंसर ऑफ टाइप 0n इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। अब ये क्या फंक्शन है? जो n वेक्टर्स को मैप करता है रियल नंबर्स पे। यानी आप इसको n यानी कि टेंस, अब ये यहाँ पर देखें इस चीज को, ये एक टेंसर है। ये क्या कर रहा है कि आपने इसको दो वेक्टर्स दिए, उसने उन दो वेक्टर्स को मैप कर दिया किसी रियल नंबर पे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ईटा मेरे पास क्या कर रहा है कि मैंने इसको दो वेक्टर्स दिए, उसने इनको मैप कर दिया किसी रियल नंबर पे। क्लियर? तो ईटा एक फंक्शन है ना, जो आपको मदद दे रहा है आपको वेक्टर से रियल नंबर्स में जाने पे। दैट्स व्हाई हम इसको मैट्रिक टेंसर कहते हैं। सो सिमिलरली अब हम यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एन से मुराद है कि एन कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 1, कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स दें और उस टेंसर को इस्तेमाल करें। वो टेंसर आपको एक रूल प्रोवाइड कर रहा है कि आपने कैसे उन वेक्टर्स के जरिए रियल नंबर्स बनाने हैं। ठीक है जी सर। सो जैसे अगर हम बात दोबारा से, मैं इक्वेशन आपको लिख देता हूँ कि अगर आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का रूल आपके पास मौजूद है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये मैं बार बार इसलिए भी एक तो लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ना जहन में बैठ जाए, जिस तरह आपके जहन में न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशंस बैठी हुई हैं ये रूल्स। सो ये अब इसमें इसमें आप कितने वेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं? दो दो। दो वेक्टर है तो इसका मतलब है कि इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ जीरो टू टेंसर। ठीक है जी सर। सो लेकिन अब देखें, अब अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हो तो फिर आप इस तरीके से डॉट नहीं लेंगे। अगर आपके पास एक वेक्टर हो फिर आप रियल नंबर बनाने, क्योंकि आप हर दफा रियल नंबर बनाने के लिए डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं लेते, इस ईटा अल्फा बीटा के थ्रू नहीं लेते। सो डिफरेंट नंबर ऑफ टेंसर के साथ रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने हर दफा एक ही प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। सो अगर दो वेक्टर्स हो तो हम स्केल इस तरीके से स्केलर नंबर बनाते हैं और उसको हम डॉट प्रोडक्ट नाम देते हैं। तीन होंगे तो फिर हमें देखना होगा कि कैसे बनाना है। अगर अभी हम एक के लिए तो देखते हैं कि अगर आपके पास एक ही वेक्टर मौजूद हो, उस एक वेक्टर से रियल नंबर कैसे बनाएंगे। वैसे ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक वेक्टर मौजूद है और मैं आपसे कहूं कि आपने इस एक वेक्टर से रियल नंबर बनाना है, सो वन वेक्टर रियल नंबर आप कैसे बनाएंगे? कुछ कुछ पता है आपको इसके बारे में? कुछ बता, कुछ गैस कर सकते हैं? तो यहाँ पे बी का के साथ की डॉट प्रोडक्ट। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा हफ्सा ने ये कहा है कि एक तरीका ये हो सकता है कि हम वेक्टर वी का वी के साथ ही डॉट ले लें। सो बेसिकली वी डॉट वी करें, सो ये चीज बन जाएगी इसकी लेंथ। लेकिन अब ये देखें कि अगेन ये दो वेक्टर्स हैं। सो अगर आप वी डॉट वी करना चाह रहे हैं तो ये चीज असल में ये बन रही है। बीटा वेक्टर्स तो दो ये है तो ना। बिल्कुल। आप देखें, आप इसको ये नहीं लिख सकते। आप पहली बात, आप अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी क्या वजह है? हम ये क्यों नहीं लिख सकते ईटा अल्फा अल्फा वी अल्फा वी अल्फा? क्योंकि सर हमने डिफाइन किया कि दो वेक्टर होते हैं। नहीं 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 नहीं, इसका ताल्लुक इंडिसेस के साथ है। यहाँ पे वन इंडिसेस आ रहा है सर अल्फा। नहीं, कोई भी डमी इंडेक्स दो से ज्यादा दफा रिपीट नहीं हो सकती।
दैट्स द रूल ऑफ थंब। और यहाँ पर अल्फा कितनी दफा आ रहा है? 4 दफा। 4 दफा, तो डेफिनेटली ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। जी सर। तो आपको यहाँ पर वी अल्फा और वी बीटा करना पड़ा है। जब आपने इनके ऊपर सम करना है तो आपको यहाँ पर कोई मैट्रिक आंसर चाहिए, बीटा अल्फा बीटा। सर सम का हम पे करना है। आपने अल्फा और बीटा पे सम करना है ना, डमी इंडिसेस पे सम करते हैं आप। हाँ तो सर ठीक है ठीक है। तो आपको उसके लिए जाहिर बात है सम करने के लिए यहाँ पर कोई मैट्रिक आंसर चाहिए होगा। तो अगर आपने बेसिकली अगर आपने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी है, जिसको हम इसको हम इस चीज को हम नॉर्म का नाम भी देते हैं, इसको हम लेंथ भी कहते हैं, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, और इसको आप मैग्नीट्यूड भी कह रहे हैं। तो अगर आपने ये भी कैलकुलेट करनी है तो आपको फिर भी एक तीसरा टेंसर तो चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स दो हो गए ना। अब आप बेशक सेल्फ की प्रोडक्ट ले रहे हैं लेकिन वेक्टर्स तो दो हैं। यस सर। सो दैट्स वाई कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स होंगे आप उनसे रियल नंबर नहीं बना सकते, उनसे कोई भी नंबर नहीं बना सकते, लाजमी नहीं कि रियल और कोई भी स्केलर नंबर नहीं बना सकते जब तक आपके पास कोई तीसरा टेंसर नहीं होगा। इवन कि अगर आपने कहा है कि मैंने एक वेक्टर v को किसी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आपको फिर भी यहाँ पर एक तीसरा टेंसर चाहिए होगा। अब ये नंबर नहीं है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। सर पहले दो टेंसर कहाँ यूज हो रहे हैं? दो टेंसर आपको, ये मैट्रिक टेंसर चाहिए, मैट्रिक टेंसर, दो टेंसर्स नहीं, ये टेंसर एक ही है। हमें तीसरा टेंसर चाहिए। तीसरा, ये भी एक टेंसर है, ये भी एक टेंसर है। वेक्टर्स भी टेंसर्स होते हैं ना। सर सॉरी बात करने के बाद। ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं। तो अगर आपने बेसिकली जीरो वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो भी जीरो वेक्टर भी तो एक टेंसर है। और ये जो जीरो बीटा है ये जीरो नंबर नहीं है, ये बेसिकली जीरो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। यस ठीक अच्छा, है। अब हम आ जाते हैं जरा अपनी ना पुरानी डेफिनेशन पे। सॉरी, एक दो चीजें और कर लेते हैं। टेंसर्स की सबसे मजेदार प्रॉपर्टी पता क्या है? वो ये कि इनमें लिनियरिटी होल्ड करती है। सर ये वी वाला तो बता दे। वी वाला कौन सा? एक वेक्टर के लिए लिखने का रियल नंबर। आज का हमारा पूरा लेक्चर ही इस चीज के ऊपर है। ठीक है सर। आज के हमारे दोनों लेक्चर सिर्फ इसी बात के ऊपर है। इस सिंगल के लिए कैसे लिखें? हाँ, कि आपके पास एक वेक्टर हो तो फिर आप कैसे उससे रियल नंबर जनरेट करते हैं। और हम देखेंगे कि जो आज हम क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे ना वो वेक्टर से ज्यादा फंडामेंटल है। मतलब जी सर। जैसे एक मिसाल है, चले मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, अभी ये जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं ना तो आपने एक चीज बड़ी क्लियर कट होती है कि चूंकि वेक्टर स्पेसेस का हिस्सा है तो लिनियरिटी होल्ड करती है। लिनियरिटी फर्स्ट आर्गुमेंट पे भी होल्ड करती है। इन नोट्स में ना मैं चूंकि सिर्फ एक तरह से बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं इसके अंदर बिल्कुल डिटेल से नहीं लिख रहा, मैं ज्यादा बातें बोल रहा हूँ। तो आप सिर्फ सुन इसको ना, सो उनको भी जरा प्रॉपरली देखते रहें। जो डिटेल रिटन नोट्स होंगे वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। सो लिनियरिटी जो है वो दोनों आर्गुमेंट्स पे होल्ड करती है। पहले आर्गुमेंट पे होल्ड करने का मतलब ये है कि अल्फा ए डॉट बी इज इक्वल टू अल्फा ए डॉट, और इसी तरह ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। अब देखिए ये जो चीजें होती हैं ना ये ट्रिवियल नहीं होती हैं। ये मैथमेटिक्स में आउट ऑफ नोवेयर नहीं आ जाती कि मतलब कहीं से भी उठा के हमने लिख दी हैं। इस तरह की चीजें हमें देखने में तो बड़ा लगता है कि ये बड़ी एक ट्रिवियल सी चीजें और ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा होने के पीछे भी मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, और ये रूल्स आपको मिलते हैं लीनियर अलजेब्रा से, वेक्टर स्पेसेस से। सो इसी तरह सेकंड आर्गुमेंट के ऊपर भी लिनियरिटी आप लगा सकते हैं। मतलब वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि लिनियरिटी होल्ड करती है। सो लेट्स सपोज ए डॉट बीटा बी। अब अगेन कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लें, और इसी तरह ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है,
अच्छा, हम ये हमने एक साइड प्रॉपर्टी शो कर ली कि भाई इनमें लीनियरिटी होल्ड करती है। अभी तक हम जो बात की है ना, हमने ये सारी जो बातें की इनमें डॉट प्रोडक्ट जगह जगह नजर आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो असल में एक टेंसर है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को आप एक टेंसर के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। और ये एक इतनी इम्पोर्टेंट आइडिया है फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, कि हमने इसके लिए स्पेशल एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस करवा दी है। और उस नोटेशन को मैं नाम देता हूँ मैट्रिक टेंसर जी का। कि मैं इसको, अच्छा, अब ये क्या चीज है कि ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये डेफिनेशन है हमारी। आप इसे दो आर्गुमेंट देते हैं, कॉमा, ये इसके दो आर्गुमेंट्स हैं, जी किसी फंक्शन का नाम है, ये और ये डेफिनेशन है। जब आप इसको ये काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट कर देते हैं। और ये डॉट किस रूल के तहत करता है, ईटा अल्फा बीटा ए अल्फा बी बीटा के थ्रू। तो बेसिकली आपने इस चीज को एक डेफिनेशन का नाम दे दिया, ये आपकी मैट्रिक आंसर का, ये जो जी है ये आपके पास मैट्रिक आंसर है। और फिर लिनियरिटी इसमें भी होल्ड करनी चाहिए ना, इसमें भी लिनियरिटी होल्ड। जी सर। अब इसमें लिनियरिटी हम कैसे चेक करेंगे, चले मैं एक आर्गुमेंट पे चेक कर लेता हूँ, एक आर्गुमेंट पे आपको देख लीजिएगा। और चलिए हम ऐसा करते हैं कि जी अल्फा ए प्लस बीटा बी और सी कॉमा। अब देखें ये एक वेक्टर है, आप ये क्वांटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है पूरा, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन वेक्टर्स तो दिए हुए, लेकिन मैंने इनको लिखा दो ऑब्जेक्ट्स के तौर पर, ये दो वेक्टर्स के तौर पर लिखा है, क्योंकि ये भी तो क्वांटिटी मिलके एक ही वेक्टर बना रही होगी ना। लेट मी कॉल दैट डी। तो अब इसमें कैसे होल्ड कर रही है, आप में से कोई मुझे लिखवा सकते हैं लिनियरिटी? अल्फा ए आ जाएगा डॉट सी। नहीं, अभी हमने डॉट नहीं, हमने इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखेंगे जी सिंपल। ए कॉमा सी। ये लिख सकता हूँ? प्लस, यस सर, प्लस आ जाएगा आगे। हाँ, प्लस बीटा बीटा जी ए बीटा जी एस बी सी बी और सी आ जाएगा। बी कॉमा सी। अब ये चीज क्या बन रही है, अल्फा ए डॉट सी प्लस बीटा। प्लस बीटा सो सी अब आप डॉट देखें, अब ये चीज क्लियर है ना, ये मैंने इक्वेशन कैसे लिखी है। यस सो सर। बेसिकली लिनियरिटी इसमें होल्ड करती है। अच्छा, इसमें ना, अच्छा इसमें कुछ एक दो चीजें और आपके जहन में होनी चाहिए, वो ये कि मैं अभी जब भी टेंसर्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने इनके कंपोनेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने मतलब सिर्फ ये कहा कि ये ए और बी कुछ वेक्टर्स हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, मैंने आपको कुछ नहीं बताया इनके कंपोनेंट्स क्या हैं। सो टेंसर का मतलब ये होता है कि टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जा रहा है। मतलब कि आपके पास यहाँ पर कोई वेक्टर्स हैं आपके पास, इस वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ए अल्फा होंगे, बी बीटा होंगे। ये जो कंपोनेंट्स हैं टेंसर का, अब ये जब भी आपने इन कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, इनका डॉट लेना है। सो चाहे आप ये करें, आप ए अल्फा ए डॉट बी कैलकुलेट करें इन सम फ्रेम ओ, या आप कैलकुलेट करें ए बार डॉट बी बार, या मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ए अल्फा बी बीटा कैलकुलेट करें, या आप ए अल्फा बार बी बीटा बार कैलकुलेट करें। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा इसमें? हम लोगों ने पहले बात नो साबित सर। किया हुआ है, क्योंकि लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट जो है, ये लाइन एलिमेंट जो होता है।
तो इसका मतलब है कि टेंसर का जो रूल है वो टेंसर का मतलब ये है कि उसने आपको एक ऐसा रूल देना है जो इस फ्रेम के अंदर भी आपको सेम रियल नंबर दे रहा हूँ सी, और इस फ्रेम के अंदर भी सेम रियल नंबर दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, independent of the frame of reference. So a tensor must be a rule which gives the same real number independently of the frame. And by frame I am meaning that a frame in which you are calculating the components of your vector. So tensor is a rule which have nothing to do in which frame you calculate the components of your vector. So tensor has to give the same real number in all reference frames, in all frames, in all coordinate frames. Clear? तो ये रूल ये करता क्या है, ये अपने आप को उसके लिहाज से एडजस्ट कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। कुछ बात आई है समझ में? जी कुछ बात समझ में आई है? यस सर ओके बिल्कुल। अच्छा, सो अगर मैं यहाँ पर आपको एक फंक्शन लिखूं, सो y इज इक्वल टू एफ टी एक्स वाई सी, क्या ये भी आपके पास एक टेंसर है? या मैं ये लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं? इस इक्वेशन में कितने वेक्टर्स हैं? मैं फर्स्ट में या सेकंड में? इसमें कितने वेक्टर्स हैं? सर इसमें एक ही है, कौन सा? एक्स। लेकिन मैंने इसको ऐसे तो नहीं लिखा। या मैंने इसको ऐसे तो नहीं लिखा। इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है। एक्स और वाई जो है ये बेसिकली, या इधर से टी भी आप ले लें, टी एक्स वाई और जी जो है ये असल में सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये किसी वेक्टर स्पेसेस का पार्ट नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं। सर दूसरे नंबर पे से कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं ये टी एक्स वाई? नहीं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप इसे कोऑर्डिनेट्स कहेंगे ना, फिर तो ये किसी वेक्टर का पार्ट होंगे, किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जी तो ये तो कुछ भी नंबर्स हैं, चार, कोई भी चार क्वांटिटीज हैं। और सो मतलब लेट्स सपोज कि आप ये ले लें, ये x है, ये y है, और यहाँ पर t है। इनकी कुछ वैल्यूज हैं बस यहाँ पर इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स के लिए कोई एक स्पेसिफिक t होगा, कोई x होगा, कोई y होगा, कोई z होगा, इसी तरह इसके लिए कोई स्पेसिफिक होगा। तो ये तो सिर्फ रियल नंबर्स हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमने कुछ बस। ठीक है, अब जी तो ये कर क्या रहा है ये फंक्शन, फिर यहाँ पर f क्या कर रहा है? f कर ये रहा है कि ये रियल नंबर्स में से ये रियल नंबर्स को मैप कर रहा है रियल नंबर्स पे, ये वेक्टर्स को मैप नहीं कर रहा। ठीक है ये भी एक फंक्शन, ये भी एक टेंसर है, लेकिन इसमें कोई वेक्टर इंक्लूड नहीं है, तो लिहाजा ये बेसिकली क्या है, ये जीरो जीरो टेंसर है। इज क्लियर? थ्री पार्ट। सर इसे मिक्स्ड भी कह सकते हैं? नहीं नहीं, मिक्स नहीं। मिक्स का मतलब होता है कि दोनों चेंज हो, नंबर चेंज हो आपस में, और नॉन जीरो नंबर्स हो, मिक्स चेंज भी हो और नॉन जीरो हो। जी सर। आप क्या कहनी थी अफसा? सर मैं कह रही थी कि कोऑर्डिनेट्स ही हुए। हाँ ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके। तो मतलब कि ये बस कोई रूल है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो ये x कोई वेक्टर तो नहीं है, x तो कोई नंबर है कि आप x को, सो लेट्स सपोज कि अगर आप x दे रही हैं कोई 1 2 3, तो आपको यहाँ से y मिल जाएगा
149। सो ये कर क्या रहा है, अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं, 1 2 3 149, और यहाँ ये बेसिकली मैप कर रहा है यहाँ पर, ये पहले ये यहाँ पर जा रहा है मैप, ये नंबर इसके साथ मैप हो रहा है, ये एक रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा है। ओके सर। सो दैट्स मैपिंग। अच्छा, और मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पर एफ फंक्शन है या एफ ऑफ एक्स फंक्शन है? और फंक्शन है। हाँ, एफ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स को आप फंक्शन नहीं कहेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या है फिर? नहीं, वेरिएबल। एफ ऑफ एक्स एक रियल नंबर है, किसके बराबर है? वाई के। वाई। और अभी मैंने कहा था कि एक्स और वाई, तो ये अब ये बात हमने की ना कि ये नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यस सर। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स सिर्फ एक रियल नंबर है, ये एक नंबर है, इसका फंक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई इसमें कोई मसला, कोई मुश्किल? अच्छा, अब ना हम वो वेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक और रिवीजन कर लेते हैं, एक और चीज की, अभी तक हम सिर्फ पुराने आइडियाज को रिवाइज कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर को। अच्छा, कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बेसिस वेक्टर्स चाहिए होते हैं, और बेसिस वेक्टर्स आप इस फॉर्म में लिखते हैं ई अल्फा समथिंग लाइक करके। सो अगर आप इस मैट्रिक आंसर को इस फॉर्म में लिखें, ये आपको क्या देगा, ई अल्फा डॉट ई बीटा एंड दिस इज कॉल्ड ईटा अल्फा बीटा, ऐसे ही है। यस सर। So basically these are the components of zero and tensor. तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्रेम में किसी भी जीरो एंड टेंसर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो उस फंक्शन की वैल्यूज होती हैं जब उसके आर्गुमेंट्स उसके बेसिस वेक्टर्स होते हैं। या अब मतलब देखें ना, इस टेंसर को हमने इसके आर्गुमेंट क्या दिए, वेक्टर बेसिस वेक्टर्स दिए हैं, इन बेसिस वेक्टर्स को देने से ये मैट्रिक टेंसर जो भी यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो इस टेंसर के कंपोनेंट्स होंगे। किस फ्रेम में होंगे? जिस फ्रेम में आपने ये नंबर्स कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, तो किसी फ्रेम ओ में ये आ रहा है तो किसी फ्रेम ओ बार में ये कुछ और भी आ सकता है, डिपेंड्स के ये क्या क्या हम किस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि इसने तो अपने आप को इस लिहाज से एडजस्ट करना है कि आपको मिले आखिर में अल्टीमेटली कि जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको हमेशा एक नंबर ही मिले। तो उसमें जाहिर बात है कि आपने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ने और ईटा अल्फा बीटा ने एक खास तरीके से एडजस्ट होना है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल? में और एन क्या चीज है सर? एन कोई भी नंबर है हमारे पास? अब बस हम एन की डिस्कस, हाँ एन, अब एन है क्या, ये जो हमने, अब हमारी अगली डिस्कशन इसी एन के बारे में। सॉरी, अभी हम अब हम उस एन को जरा तफसील से डिस्कस करते हैं, लेकिन अब हम उस एन को पहले वन एज्यूम करके बात करेंगे आज के दिन। ठीक है, जी सर। अच्छा। सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो है दी जीरो वन टेंसर्स, और इनको मैं वन फॉर्म्स का नाम दूंगा, वन फॉर्म्स। सो दो नोटेशंस में यहाँ पर दो तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपके पास, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं, और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम वन फॉर्म्स कहते हैं। जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और
ये बेसिकली 1 0 टेंसर्स होते हैं। इसमें जो 1 है ये ऊपर लिखा हुआ है। इनको कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स भी कहा जाता है। अच्छा, जो 1 फॉर्म्स होंगी इनको मैं इसके जरिए रिप्रेजेंट करूंगा। मैं इनके ऊपर ये टिल्डा लिखूंगा। तो बेसिकली इस चीज ये इसको हम टिल्डा कहते हैं। मैं इनके लिए मैं एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, टिल्डा। और इस चीज को हम लिखेंगे 0 और 1 टेंसर। इसके बहुत सारे और नाम भी हैं। इसको हम डुअल वेक्टर भी कहते हैं। इसको हम कोवेरिएंट वेक्टर भी कहते हैं। इसको हम को वेक्टर भी कहते हैं। ये इतने सारे नाम जो है ना, ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट और ये जो नाम पुराने हो गए हैं, इनको अब ये आपको जो पुरानी किताबें मिलेंगी रिलेटिविटी की या उनमें आपको लिखे हुए शायद मिल जाए, लेकिन जितनी भी मॉडर्न बुक्स आ रही हैं उनमें कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट्स के वर्ड्स आमतौर पर यूज नहीं की जाती। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। सो हम जो मॉडर्न वर्ड्स हैं वो आपके पास असल में वेक्टर्स और 1 फॉर्म्स या फिर को वेक्टर्स हैं। ये आपके पास मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं। ये हैं तो दोनों वेक्टर्स ही। मतलब आप वेक्टर्स की बेसिकली आपको याद होगा हमने बात की थी कि आप वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं। So, जैसे अगर ये अपर इंडेक्स हो तो बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि दैट्स लाइक वी अल्फा, और इस बात का मतलब है कि ओमेगा अल्फा। हम ऐसे इंडेक्स ऊपर नीचे करते थे ना, और मैंने कहा था कि जिसमें एक इंडेक्स होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो ये असल में वही चीज है, लेकिन अब हम यहाँ पर वेक्टर्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। एक क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं और एक को 1 फॉर्म कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडेक्स को ऊपर नीचे करने का मामला नहीं है कि एक में हमने इंडेक्स को ऊपर लिख दिया, एक में नीचे लिख दिया। हम देखेंगे कि ये एक बड़ी एक रिच किस्म की यहाँ पर एक मैथमेटिक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी शानदार किस्म की मैथमेटिक्स। तो अभी थोड़ी देर में आपको वाज़ेह हो जाएगा कि 1 फॉर्म्स होती क्या है। अभी ये सिर्फ नाम मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले हम ना यहाँ पर वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वेक्टर्स को असल में डिफाइन कैसे करते हैं। ऑल्दो भी वेक्टर्स का जो आपके आपके ज़हन में वेक्टर्स का जो एक नोटेशन बैठी हुई है ना, कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी which has मैग्नीट्यूड एंड सम डायरेक्शन। हाँ, वो ठीक है, वो डेफिनेशन ठीक है। लेकिन अभी हम वेक्टर को जरा एक फंडामेंटल लेवल पे मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करेंगे जो ज्यादा कंक्रीट नोटेशन है। वो जो एरो वाली नोटेशन आपके जहन में बैठी हुई है ना, डेफिनेशन, वो सिर्फ वेक्टर्स को पिक्चर करने का एक तरीका है। और एक वजह ये भी है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में वेक्टर्स और या यूक्लिडियन स्पेस के अंदर वेक्टर्स और 1 फॉर्म्स में कोई फर्क नहीं होता। तो वहाँ ये सब कुछ चल जाता है। लेकिन अब चूंकि हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हैं, हम स्पेस टाइम के अंदर मौजूद हैं, तो हमें जरा चीजों को दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। वेक्टर आपके पास एक फंक्शन है। वेक्टर एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये है कि आपने ये फंक्शन करता क्या है, ये कोई 1 फॉर्म उठाता है, उस 1 फॉर्म को खा जाता है। सो बेसिकली इट ईट्स अ 1 फॉर्म and produces a real number. So vector is a function which maps 1 forms to real numbers. यानी कि आप इस वेक्टर को कोई 1 फॉर्म देते हैं और ये आपको कोई रियल नंबर दे देता है। ये डेफिनेशन है वेक्टर्स की। वेक्टर्स की डेफिनेशन है कि वेक्टर्स को बेसिकली वेक्टर एक टेंसर है जिसे आप कोई 1 फॉर्म देते हैं और वो आपको एक रियल नंबर प्रोड्यूस करके दे देते हैं। इसी तरह 1 फॉर्म क्या होती है, 1 फॉर्म भी एक फंक्शन है और उससे आप वेक्टर देते हैं और वो आपको कोई रियल नंबर प्रोड्यूस करके दे देती है। सो अब यहाँ पर देखिए हमने डिफाइन क्या हमने क्या चीज की है। अब पहले फिलहाल एक गौर करने वाली बात वो ये है कि आपने यहाँ पर आपने आपने एक आपने एक रियल नंबर प्रोड्यूस किया, लेकिन एक ही वेक्टर को इस्तेमाल करके। आपने 2 वेक्टर्स यूज नहीं किए। या आपने यहाँ पर भी रियल नंबर प्रोड्यूस किया, एक ही वेक्टर को यूज करके। ये जो ओमेगा है ना, डब्ल्यू टिल्डा, ये तो डुअल वेक्टर है। ये डुअल वेक्टर है जिसको हम 1 फॉर्म का नाम दे रहे हैं। सो ये दोनों अब मुख्तलिफ चीजें हैं।
ये दोनों मुख्तलिफ चीजें, वेक्टर्स में और वन फॉर्म्स में फर्क है, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन है हमारे पास कि वेक्टर इज अ टेंसर which eats a one form and splits a real number. One form is a tensor which takes a vector and gives you a real number. ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सर अगेन एक बार ये अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। सो बेसिकली आप वेक्टर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि वेक्टर एक टेंसर है। सो मैं अगर यहाँ पर चले एक मैं, तो आप वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं अलजेब्रा में? वेक्टर इज अ टेंसर which takes one form, splits out a real number. सो बेसिकली ये एक आपके पास लीनियर फंक्शन है, इस बेसिकली लीनियर फंक्शन ऑन अ वन फॉर्म। और अगेन ये वन फॉर्म से मुराद ये नहीं कि एक फॉर्म, एक वन फॉर्म है, एक फॉर्म है, ये बेसिकली वन फॉर्म एक पूरी टर्म है। और वन हम इसको इसलिए करें क्योंकि इसका आर्गुमेंट एक होता है। सो अगर मैंने कहना है कि एक वन फॉर्म है तो ऑन ए वन फॉर्म। सो ये पूरी टर्म है, इसको बस ध्यान रखिएगा, मिक्स ना कर। क्लियर है ये डेफिनेशन? ये भी थोड़ी देर में मजीद भी क्लियर हो जाएगी, हम ये भी मैं दोबारा से इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा इस डेफिनेशन को। अच्छा, अभी ना इसकी डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बार आइडिया क्लियर हो जाए। अम, अगर आपको याद हो कैट एंड ब्रास का, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर एक कैट डिफाइन करते हैं और इसी तरीके से हम ये सॉरी ब्रा डिफाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो आपके पास कैट और ब्रा है ये असल में लिव करते हैं किसी किसी कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस में, या सॉरी सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में जिसको हम हिल्बर्ट स्पेस का नाम देते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। ये सारी इनको आप डुअल वेक्टर्स भी कहते हैं। ये आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में इनको डिस्कस किया हुआ है। सो देन फिर आपको पता होगा ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं एक दूसरे के। और अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं तो आप इनको डुअल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। मतलब मैं जो ये जो कैट है, कैट को मैं कैट को अगर मैं वेक्टर का नाम दे रहा हूँ स्टेट वेक्टर का, तो मैं इस ब्रा को डुअल स्टेट वेक्टर भी कह सकता हूँ। और अगर ये किसी वेक्टर स्पेस का पार्ट है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये किसी वेक्टर स्पेस में रहती है, ये जो क्वांटिटी होगी इट विल लिव्स इन अ डुअल वेक्टर स्पेस। सो बेसिकली ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस आप कह लें, और थोड़ी सी वेग बात है कहना, लेकिन बहरहाल टू सम एक्सटेंड ये दोनों सेम ही चीजें हैं, दोनों वेक्टर स्पेसेस के रूल्स को फॉलो करती हैं, ये एक दूसरे के डुअल्स हैं। मतलब जिस तरह दो जुड़वा लोग होते हैं, आप ये समझ लें। ठीक है, आप ये समझें। ये कंफर्म है। नहीं, अभी मैं वन फॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बेसिकली आपको मिसाल दे रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से। अभी मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स से मिसाल दे रहा हूँ, आप कह लें ठीक है, आप कह लें, आप कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आप समझने के लिए कह लें कि ये जो चीज है ये वेक्टर है, तो आप इसको, जिसको मैंने डुअल स्टेट वेक्टर कहा, आप इसको वन फॉर्म कह लें। ऑल्दो ये होती नहीं है लेकिन आप समझ लें, डजेंट मैटर। लेकिन ये दोनों बेशक वेक्टर्स हैं, लेकिन ये अलग अलग वेक्टर स्पेसेस में क्यों रहते हैं? मिसाल के तौर पर आज जैसे आपके पास दो जुड़वा भाई हों, और ठीक है वो दोनों जुड़वा हैं लेकिन उनकी अपनी अपनी जिंदगी, उनकी अपनी अपनी एक दुनिया है, दोनों की आदतें एक दूसरे से किसी हद तक मिलती होंगी, मतलब उनके उनके जीन सेम है, उनकी फैमिली सेम है, लेकिन इन टर्न तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी ना दोनों भाइयों की, उनकी आदत मुख्तलिफ होंगी। सो सेम इज द केस विद दीज वेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों वेक्टर स्पेसेस का पार्ट है, ये कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन देन इनकी अपनी अपनी एक लाइफ है इन वेक्टर्स की, और ये उसके मुताबिक चलते हैं, ये उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपीज नहीं होती।
ठीक है। ओके सर। अब इसकी ना मैं आपको एक बड़ी एक 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 काफी एक मिसाल देता हूँ मैट्रिक्स में से। ऑल्दो एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं अगेन कहूंगा कि नहीं है, लेकिन बहरहाल फर्ज करते हैं कि आप ना वेक्टर्स को डिफाइन कर देते हैं, वेक्टर्स को हम डिफाइन कर देते हैं कॉलम मैट्रिक्स से। सो इसको मैं 2 4 कह देता हूँ, और मैं वन फॉर्म को डिफाइन कर देता हूँ रो मैट्रिक्स के थ्रू थ्रू इसको मैं 1 3 कह देता हूँ। सो जब आप ये चीज लिखते हैं ना कि आपने किसी वन फॉर्म को एक वेक्टर देना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये काम किया है। अब आप बेसिकली 1 प्लस इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। सो आपके पास W इंटू वी क्या आ गया, 14। आपने एक वन फॉर्म को एक वेक्टर दिया और उसने आपको क्या दे दिया, एक रियल नंबर। ठीक है। सो 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 बेसिकली ये एक मिसाल इसको समझने के लिए। लेकिन डेफिनेटली हम रिलेटिविटी में इस तरह की मिसालें तो नहीं करेंगे, हम इसको ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट वे में ही चीजों को लेके चलेंगे। लेकिन इससे आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि ये क्या हम बात क्या कर रहे थे। अच्छा, अब हम एज्यूम ये करते हैं कि अगर आपके पास दो वन फॉर्म्स हैं, पी एंड क्यू, R2 वन फॉर्म्स, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, एक नई वन फॉर्म बना सकते हैं इनको ऐड करके। इसी तरीके से ये दोनों चीजें डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मैं इनको कोई आर्गुमेंट दे दूं मिसाल के तौर पर, इनको किसी इनका एक्शन चेक करना चाहता हूँ बेसिकली किसी वेक्टर पे, तो बेसिकली ये चीज भी होल्ड करनी चाहिए। ये चीज होल्ड करनी चाहिए ना। यस सर। सो अच्छा, ये जो आप देखें, और यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं कोई अल्फा लगा देता हूँ, तो क्या मैं इस अल्फा को बाहर निकाल सकता हूँ? सर ऐसे यहाँ पे वेक्टर आएगा क्या, सिर्फ एक्शन के लिए, ऐसे वेक्टर नहीं आएगी सॉरी एक्शन के लिए। सॉरी 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 सॉरी, वन फॉर्म आएगा। आप वेक्टर को वेक्टर का फंक्शन नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ अप्लाई नहीं होगा फिर हाँ, वो आगे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह अल्फा लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इस अल्फा को बाहर भी निकाल सकता हूँ यहाँ पर? यस सर। अब देखें, ये प्रॉपर्टी किस चीज की है, ये तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है ना। जी सर। सो इसका मतलब है कि जितने भी वन फॉर्म्स हैं, और यही असल में आपका क्विज है आज का। ये तो मैंने अभी सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई हैं। आपका क्विज में भी आपने यही काम करना है कि आपने शो करना है कि ऑल वन फॉर्म्स सेटिस्फाइज द एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ एक लिनियरिटी दिखाई है, लेकिन डेफिनेटली वेक्टर स्पेस की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनमें इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और मतलब एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, बहरहाल। सो ये वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती हैं, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड डुअल वेक्टर स्पेस। ओके। सो अभी हम बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेसेस की, और उनको कोई हम उनको हम कोई वेक्टर दे देते हैं। अच्छा, फर्ज करें, अब हमें असल में अब हम बात करें ना कि जब ये काम हो रहा है, तो आपको कोई रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन ये कैसे मिल रहा है? वो मिल इस तरीके से रहा है कि अगर आपको, या सवाल ये कि हम इस क्वांटिटी को कैसे फाइंड करेंगे। हमें हमें प्रॉब्लम्स करते वक्त मैट्रिक्सेस तो नहीं दिए जाते, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मैट्रिक्सेस दे दिए थे 1 2 3 4। इस तरह मैट्रिक्सेस तो नहीं दिए जाते आपको, सिर्फ कुछ चीजें दे दी जाती हैं, प्रॉब्लम दे दी जाती है और कहते हैं जी उसको सॉल्व करें। तो मैथमेटिकल क्वांटिटी है, कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है। आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि अगर आपको किसी बेसिस वेक्टर के ऊपर वन फॉर्म का एक्शन पता लग जाए, तो आप दरअसल तमाम वेक्टर्स के ऊपर उसका एक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं वन फॉर्म का। मतलब इस बात का ये है कि अगर मैं इस
वेक्टर को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए अल्फा ई अल्फा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पर क्या मैं ए अल्फा को बाहर लेके जा सकता हूँ, जी सर। क्योंकि ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट है। और फिर ये चीज बच गई आपके पास। जी सर। तो अब ये आपको क्वांटिटी अब जो यहाँ पर मिल रही, मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी अल्फा का, और मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरी अब डेफिनेशन है। These are the components of the one form. So जो पी अल्फा होंगे ये किसी वन फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ए अल्फा हैं, उसी तरह वन फॉर्म के कंपोनेंट्स पी अल्फा हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये जो इक्वेशन है मैंने अभी लिखी है, मैं इसको अगर दोबारा से लिखता हूँ, मैं अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा का सम ओपन कर देते हैं, ए नॉट पी नॉट प्लस ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू प्लस ए थ्री पी थ्री। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, और ये अच्छा, ये जो चीज है ये आपको कोई रियल नंबर दे रही होगी। आप ये देखेंगे इसके अंदर जितनी भी मैंने क्वांटिटीज ओपन की सबके साथ साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जी सर। सो ये जो चीज है ना, ये प्रोसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आपने अल्फा पे कॉन्ट्रैक्शन कर दी है। अब हम इसको सम का नाम अब कहना चाहें तो आप इसको सम भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्रॉस इंडिसेस आ रही हैं और एक जैसी हैं, तो यहाँ पर आपने अल्फा को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब ये होता है कि इस पूरी क्वांटिटी पे जितनी भी इंडिसेस आ रही है ना, उसमें से दो इंडिसेस माइनस कर दें। यहाँ पर दो आ रही थी जी सर। तो दो ही माइनस कर दी आपने, तो टू माइनस टू क्या बना, जीरो। तो आपको जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलेगी उसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं होगी असल में। ठीक है। जी सर। और जिस क्वांटिटी पे कोई इंडेक्स ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, होता वो भी टेंसर ही है, लेकिन वो असल में स्केलर होता है। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसीलिए ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्शन इज मोर फंडामेंटल देन स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट से ज्यादा फंडामेंटल चीज है। क्यों फंडामेंटल है? क्योंकि ये किसी भी एक वेक्टर और एक वन फॉर्म पे परफॉर्म की जा सकती है। इसके लिए आपको दो वेक्टर्स की जरूरत नहीं होती। मतलब सॉरी मतलब ये है कि आपको कोई स्केलर नंबर प्रोड्यूस करने के लिए तीसरे वेक्टर की जरूरत नहीं होती कॉन्ट्रैक्शन करते वक्त। लेकिन अगर आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये चीज कैलकुलेट करनी है, सॉरी मुझे यहाँ पर ऐसे लिखने दें, आपको आप ये नंबर बगैर किसी तीसरे टेंसर के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये चीज कैलकुलेट करनी है जिनमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप ये नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको यहाँ पर कोई टेंसर चाहिए होगा। चाहिए है ना यहाँ पर। जी सर। सो दैट्स द रीजन कि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा फंडामेंटल क्यों होती है। जब आपके पास इंडेक्सेस क्रॉस आ रही होती है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और आपको अल्टीमेटली नंबर मिलता है जीरो। ये टेंसर की एक प्रॉपर्टी है, टेंसर का एक फीचर है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों इंडेक्सेस एक कॉन्ट्रैक्ट, या आप इसको ऐसे कर लें, अगर आप इवन कि आप इसको ऐसे भी लिख रहे हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पर ये चीज चाहिए होगी। तो ये जो नीचे वाला आप अभी लिख रहे लगे, ये दोनों वन फॉर्म जो है। नहीं नहीं, दोनों वेक्टर्स हैं, बस बेसिकली ये भी वेक्टर्स हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आप अच्छा, ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ गया हूँ।
आप उस सेंस में आप इसको कह लें कि ये, हाँ आप उस सेंस में इसको वन फॉर्म कह सकते हैं जो आपके ज़हन में इस वक्त चल रहा है। जी सर। लेकिन मसला ये कि अब हमने चूंकि एक डिस्टिंग्विश कर दिया है कि आपने वेक्टर्स को इन तरह से नहीं लिखना, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि अगर मतलब दोनों इंडिसेस नीचे भी आ देना और आप लेकिन आप ये डिफाइन करें, ऑल कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चले मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये और ये सो मैं ऊपर अगर एरो हेड लगा के ये कह रहा हूँ कि मैंने इसको ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे, और मैं ये चीज कह रहा हूँ। अब मैंने एरो लगाने का मतलब मैंने इसके ऊपर टिल्डा नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ठीक है मैं इंडेक्स को ऊपर या नीचे लिखूं। देखें, इंडेक्स को ऊपर या नीचे लिखना डजंट डिफाइन कि ये आपका वेक्टर है या ये आपका टेंसर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी जो आपको बताती है। अगेन मैथमेटिक्स आपकी नोटेशन से आजाद है, फिजिक्स आपकी नोटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो सो ये सिर्फ नोटेशन ऊपर नीचे करने से वेक्टर या वन फॉर्म नहीं बनते। अगर मैं ये चीज भी कर रहा हूँ ना और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ए डॉट बी, तो डेफिनेटली आपके पास ए अल्फा बी बीटा ई अल्फा डॉट ई बीटा। अब यहाँ पर जो आपको नंबर चाहिए होगा आपके पास ईटा अल्फा बीटा आएगा। सो यानी कि ईटा 0 0, सॉरी ईटा 0 0 A0 B0 प्लस ईटा आई जे कहना चाहिए। तो क्या लिखा है, मैं इसको आई कह लेते हैं। यार नहीं, ये गलत है, मुझे इसको आई जे कहने दें। तो लेकिन मुझे देखे ना, नंबर बनाने के लिए एक तीसरा टेंसर तो चाहिए फिर भी ईटा की फॉर्म में, लेकिन यहां मुझे नहीं चाहिए। इस जगह पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन यहां तक? सर ये जो इक्वेशन है सर, इसे नीचे ईटा 0 0 वाली, सर ये ए डॉट बी के इक्वल है? हाँ बिल्कुल, ए डॉट पी के इक्वल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ बिल्कुल। और सर इससे ऊपर आपने जहाँ पे सही से ऊपर कर दी सर, यहाँ पे आपने कहा था कि इसमें इंडेक्स 2 है, पर यहाँ पे तो सर 1 है। ये देखें, दो इंडेक्सेस आ रही हैं ऊपर नीचे, सर एक ये एक ही अल्फा, एक ये एक ये। और सर ये एक ही है अल्फा। हाँ नहीं, टोटल इंडेक्सेस तो दो है ना, टोटल इंडेक्सेस दो हैं। डमी की बात की थी कि डमी होनी चाहिए। तो ये डमी इंडेक्सेस ये अल्फा। तो सर ये बनता तो एक अल्फा। अल्फा डमी इंडेक्स है, लेकिन कितनी दफा रिपीट हो रही है? दो दफा। मतलब डमी इंडेक्स है ना, ऑल्दो हमें पता है डमी इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, जो दो दफा आ रही हो। दो दफा। तो बेसिकली आप इस डमी इंडेक्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप फ्री इंडेक्स पे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। आपने कॉन्ट्रैक्शन तो डमी इंडेक्स पे करनी है, फ्री पे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि फ्री इंडेक्स पे कॉन्ट्रैक्शन करने का रूल ये था कि फ्री इंडेक्स के साथ आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे करना है वही आपको राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड के हर टर्म के अंदर फ्री इंडेक्सेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। सो आप फ्री इंडेक्स के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो आपने जो भी करना है डमी इंडेक्सेस के साथ ही करना है, और डमी इंडेक्सेस में ये होता है कि जो भी डमी इंडेक्स है वो उसमें से दो माइनस कर दें। मतलब अगर अल्फा दो दफा आ रही है तो आप 0 दफा आएगी जो भी क्वांटिटी बनेगी। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर ये कोई चीज ऐसी हो ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा अल्फा म्यू। तो अब आप जो आपके पास क्वांटिटी बनेगी उसको आप सी म्यू कह सकते हैं। एक ये आपने प्रॉब्लम भी की थी एक ऐसी, होमवर्क में प्रॉब्लम्स थी, सर कौन से हवक में? आई थिंक 3 में थी।
आना चाहिए। उसको डी म्यू या सी म्यू जो मर्जी कह रहे हैं, वो तो नंबर है सिर्फ एक। सर वो इस तरह था कि ए अल्फा बी अल्फा म्यू फॉर सी म्यू। हाँ मैं वही निकाल रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ था, एक मिनट। ये होमवर्क 4 था आई गेस। का क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, 3 या 4। हाँ होमवर्क 3 था ना, होमवर्क 4 था। और 4 में हमने एक चीज जिक्र की थी। थर्ड क्वेश्चन। हाँ जैसे, हाँ थर्ड क्वेश्चन में मैंने एक जगह लिखा नहीं हुआ था कि ए अल्फा सी अल्फा बीटा, ये चीज लिखी हुई थी। मिसाल के तौर पर देखें, ए अल्फा सी अल्फा बीटा, मैंने लिख के इसको डी अल्फा टी बीटा कर दिया था, यही चीज थी ना। अब ये देखें यहाँ पर ये दो इंडेक्सेस आ रही हैं, अल्फा अल्फा क्रॉस पे आ रही हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब आप कर क्या सकते हैं, आप अल्फा पे कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हैं, कर दें। यहाँ पर टोटल इंडेक्सेस कितनी है, 3। यहाँ पर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू जो भी क्वांटिटी बनेगी उसकी इंडेक्स 1 होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्शन आपको ये कहती है, यानी कि आप अल्फा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अब आप देख लें, आपके पास जो रिजल्टिंग क्वांटिटी बनी थी सी या डी, उसके अंदर एक इंडेक्स आ रही थी, और ये आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रूफ भी किया था। सॉरी सर समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। देखें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, यहाँ पर टोटल इंडेक्सेस कितनी आ रही हैं, 3। जब आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो जो फाइनल क्वांटिटी बनेगी उसमें एक इंडेक्स आनी चाहिए, क्योंकि रूल ये है कि उसमें से 2 माइनस हो जाएगा टोटल इंडेक्सेस में से। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये बात है, क्लियर है। ठीक है सर। आप ये 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्फा के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है कर रहे सर। हैं। और जब आपने अल्फा पे कॉन्ट्रैक्ट किया तो असल में यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आई, आप उसको डी कह लें बी कह लें, जो कह लें, उसकी इंडेक्स तो एक ही है ना। यस सर। और तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उस वक्त हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन का नाम नहीं दिया था, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्शन कहने की। ये पॉइंट हो गया क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन वाला। ये बहुत बहुत काम काम आने वाली प्रॉपर्टी है आपके। आपको एक और चीज भी याद होगी वहां पर, वो आपको ये याद होगी कि आपने एक एक प्रॉब्लम की थी उसी में, जिसमें आपने ए आई बी आई लिखा था, और यहाँ पर आपने इसका आंसर -4 निकाला था। मुझे अब मैं भी देख रहा हूँ, बार कोई भी आंसर निकाला था आपने। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर आई कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, और ऑपोजिट आ रहा है। सो बेसिकली जब आप इसी आई पे कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या बनना चाहिए, 0। यानी कि ये एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो स्केलर होगा, क्योंकि उसके अंदर इंडेक्स की तादाद 0 है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चीज लिखता हूँ ए जे बी के, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? सर क्योंकि ये इंडेक्स सेम होने चाहिए। इंडेक्स सेम होनी चाहिए, और ये दोनों फ्री इंडेक्सेस हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करवा सकते, हाँ अनलेस कि आप ये कहें कि जे इज इक्वल टू के, तब तक आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, यस सर। अब क्लियर हो गया ये आइडिया, ये वाली ऊपर वाली ये तीनों इक्वेशंस क्लियर हो गई हैं आपको। ये एक, हाँ, ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली भी। जी सर। और कुछ हद तक समझ आना शुरू हुई कि क्यों वन फॉर्म जो है वो ज्यादा फंडामेंटल है रादर देन वेक्टर्स। जी सर, क्योंकि यहाँ पे हमें ईटा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हाँ तीसरा टेंसर अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। ओके सो अभी हमने बात की है कि अभी हमने बात ये किया कि कंपोनेंट्स होते हैं वन फॉर्म के। तो अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाउ डू दी कंपोनेंट्स
वन फॉर्म ट्रांसफॉर्म, जाहिर बात है ये इसके कंपोनेंट्स इनको भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अब ये ट्रांसफॉर्म होंगे कैसे, अब हम ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट करते हैं कि मैं वन फॉर्म के कंपोनेंट्स को किसी बेसिस बी बार में ले लेता हूँ, और मैं जाहिर बात है बाय डेफिनेशन इनको फिर इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि ये किसी इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखूंगा इसको। और आपको ये पता है कि बेसिस वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो लिख देते हैं। आपको याद है ना बेसिस वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, अल्फा बीटा बार ई अल्फा, ये इनके ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। यस सर। अब ये जो लेमडास आ रहे हैं ये तो नंबर्स हैं, इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ये चीज बन गई। यहाँ पर आपने लिखा था पी बीटा बार, और ये बन गया पी अल्फा। सो अगर आपको पी अल्फा गिवन हो, आप पी बीटा बार में इसके जरिए जा सकते हैं, इस लॉ इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। ठीक है। यस सर। अच्छा अब ये देखें, ये जो लैम्डास हैं यहाँ पर, ये लैम्डास रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल एक्स अल्फा ओवर पार्शियल एक्स बीटा बार को, यानी आप बीटा बार से अल्फा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बीटा आपका कौन, बीटा से आप अल्फा में जा रहे हैं क्योंकि आप बीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना एक्स अल्फास को। जी सर। सो बेसिकली इसका मतलब फिर ये होगा कि ये आपके पास इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, सो और आपके पास अगर मैं यहाँ पर आपको याद हो, अब बेसिस वेक्टर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से होती है। अगर आपको ई बीटा बार गिवन हो तो आप इसके लिए भी यही लिखते हैं ए लैम्डा अल्फा, ये चीज आप लिखते हैं। लेकिन अगर आपने वेक्टर्स आपको गिवन हो तो फिर आप वेक्टर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, अल्फा ऐसे। यस सर। अब आप मुझे ये बताएं कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है या इक्वेशन 3 की तरह? सर 2 की तरफ। 2 की तरह। इसका मतलब क्या होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ द वन फॉर्म ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे एज बेसिस वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म। So components of the one form transform like basis vectors and they transform in the opposite manner to the components of vectors. जैसे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं ये उसके ऑपोजिट वे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन जैसे बेसिस वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके। बात आ गई समझ में? यस सर। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको ये भी ये समझ आ गई ना कि हम लैम्डा, उस दिन भी वैसे हमने बात की थी कि लैम्डा से आपको कैसे पता लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस इनवर्स है या डायरेक्ट है। सो असल में ये जो आप साबित भी वैसे कर सकते हैं। अच्छा बहरहाल एक और काम करते हैं, अब एक और काम करते हैं। अब में हम ये देखते हैं कि ये जो आपने क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है कि अब हम करना ये चाह रहे हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं ए अल्फा और पी अल्फा तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब हमें साबित करना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लॉरेंस इनवेरिएंट होती है, क्योंकि अगर तो ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है फिर हमारे किसी काम की नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि अगर कोई चीज लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है तो वो फिर हमारे काम की नहीं है। लॉरेंस इनवेरिएंस पहली प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लॉरेंस इनवेरिएंट है तो फिर वो स्पेशल रिलेटिविटी के हर पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रही है। सो अब यहाँ पर करते हैं कि हम ले लेते हैं ए अल्फा बार
और पी अल्फा बार। अब हमें पता है ये बेसिकली ए अल्फा क्या है, ये वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। हमें पता है वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ए अल्फा बार, बीटा और ए बीटा। हमें ये भी पता है कि इसके कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, बीटा अल्फा बार पी बीटा। मैंने ये इक्वेशन ठीक लिखी है? यस सर। देख लें, इसके अंदर एक बड़ी ही सीरियस मिस्टेक है। सर जो सेकंड पार्ट है सर स्क्रॉल करें प्लीज। अच्छा अच्छा, ये एक रूल ऐसा है जिसको आपको हर हालत में आपकी उंगलियों को याद होना चाहिए। वो रूल आपकी आंखों को याद होना चाहिए, आपके कानों को याद होना चाहिए वो रूल। और आप फिर उसको ओवरलुक कर रहे हैं, हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था। सर नीचे करना है। सर इसमें राइट हैंड साइड पे बीटा 4 टाइम्स है। बीटा 4 टाइम्स आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बीटा यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर कोई और डमी इंडेक्स यूज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर म्यू यूज कर लेता हूँ। डमी इंडेक्स है ना, आप अपनी मर्जी से तब्दील करें। अच्छा, लेकिन आप अल्फा बार को तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अल्फा बार 2 दफा आ रहा है। हाँ, फिर आपको अल्फा बार चारों जगह हर दो राइट हैंड साइड पे भी तब्दील करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, लेकिन बीटा को आप कर सकते हैं तब्दील। तो अब आपके पास क्या चीज बन गई, अल्फा बार लैम्डा अल्फा बीटा लैम्डा म्यू अल्फा बार और एल ए बीटा पी म्यू। अब हमें ये पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये आपको क्या देती है, क्रॉनिकल डेल्टा म्यू बीटा ए बीटा पी म्यू। और ये क्वांटिटी उसी वक्त जीरो होगी जब म्यू और बीटा बराबर होंगे। सो बेसिकली ए म्यू पी म्यू। तो ये क्या हमने ये साबित हो गया कि लॉ ऑफ फ्रेम इंडिपेंडेंट है। सर क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू उसी होती है जब यू और बीटा इक्वल होंगे। ये बेसिकली इसके बराबर होता है 1 0। या वेक्टर नोटेशन मैट्रिक्स नोटेशन में इट्स लाइक 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यस सर ठीक है। ठीक है, कोई मुश्किल यहाँ तक? नो सर। ओके, सो बस हमारा थोड़ा सा काम रह गया, फिर पहला लेक्चर एंड हो जाएगा हमारा। 9:30 10:30 तक हमारा पहला लेक्चर एंड होना चाहिए था क्योंकि हमने 9 बजे स्टार्ट किया था। आई होप कि हम 20 मिनट में स्पेंड कर लेंगे। ओके, सो आपने बेस किसी आपने आपने कहा कि वन फॉर्म एक टेंसर है, आपने उस टेंसर की कंपोनेंट्स डिफाइन कर दी है। लेकिन अभी एक चीज रहती है, आपको जिस तरह वेक्टर्स के कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि ये वेक्टर असल में बेसिस वेक्टर्स में एक्सपेंड हुआ है, आपने किसी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स डिफाइन किया है, तो फिर आपको असल में बेसिस वन फॉर्म्स भी चाहिए जिनमें किसी बेसिस वेक्टर को एक्सपेंड किया जा सके। ऐसे ही है। जी सर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे ये, अब हम देखते हैं कि हम बेसिस वन फॉर्म्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दोबारा से नहीं आपको बताऊंगा कि बेसिस होती क्या है, ये अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और ये आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये डिफाइन करना जरूरी है। वो जो बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो ये हमने बात आज से 3 3 के वीक पहले की थी। सो अगर आपके ज़हन में नहीं है तो फिर आप मेरे से पूछ लें, लेकिन इट्स गुड कि आपको अगर चीजें सारी क्लियर हैं पीछे से। सो
अभी हमने बात की कि जितने भी वन फॉर्म्स होती हैं वेक्टर स्पेस का पार्ट होती हैं। तो वेक्टर स्पेस से हमें एक और चीज पता लगती है कि अगर कोई चीज वेक्टर स्पेस का पार्ट है तो हम कोई भी चार, चूंकि हम लोग स्पेस टाइम के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम कोई भी चार लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स उठाते हैं। चूंकि वन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वन फॉर्म्स लेते हैं, कैन वर्क एज बेसिस, ये आपके बेसिस के तौर पर काम कर सकती हैं। और दो आप चार लीनियरली डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन हम लीनियरली इंडिपेंडेंट इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। और हम लीनियरली इंडिपेंडेंट में भी कोऑर्डिनेट बेसिस लेते हैं जो 1 0 0 0 0 1 0 0 की फॉर्म में होती हैं। और दो आप कोई कॉम्प्लिकेटेड बेसिस भी चूज कर सकते हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर मैं मतलब किसी जगह भी, चले मैं आगे जाकर बताता हूँ ये बात। अच्छा, अब हमने बेसिस के लिए पे नोटेशन क्या चूज करनी है। आपने वेक्टर बेसिस वेक्टर्स के लिए ये नोटेशन चूज की है। अब आपने बेसिस वन फॉर्म के लिए क्या चूज करना है। डेफिनेटली हम लोग शूट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ये नोटेशन यूज करेंगे, टिल्डा और ऊपर अल्फा। सो कंपोनेंट्स में अल्फा नीचे है। अब ये नोटेशन का ध्यान रखें, वेक्टर के कंपोनेंट्स को आप ऐसे लिख रहे हैं, वन फॉर्म के कंपोनेंट्स को ऐसे लिख रहे हैं। सो नोटेशंस क्रॉस होती हैं कंपोनेंट्स की और बेसिस की। और यू वेक्टर एरो हेड और टिल्डा की तो यूएल डिस्टिंक्शन है वेक्टर्स में और वन फॉर्म्स में। सो आप इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम वन फॉर्म की वेक्टर स्पेसेस को डुअल वेक्टर स्पेस कहते हैं, तो आप इसको डुअल बेसिस भी कह सकते हैं, डुअल बेसिस टू ई अल्फा। अब हम चाह क्या रहे हैं असल में, जब हम बात करते हैं ना किसी बेसिस की, तो हम एक इस तरह की क्वांटिटी चाह रहे हैं कि आपके पास कोई वन फॉर्म है, आप उसे डिफाइन कर सकें ऐसे, जैसे आप वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। वेक्टर्स को आप डिफाइन करते हैं कि ए इज इक्वल टू, सॉरी, जिस तरह आप वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं उसी तरह आप वन फॉर्म्स को भी डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब इस वन फॉर्म के ऊपर किसी वेक्टर को एक्ट, इस वन फॉर्म पे किसी वेक्टर को एक्ट करवा दे, बल सॉरी किसी वेक्टर पे इस वन फॉर्म को एक्ट करवाते हैं। सो ये आपके पास बन जाएगा ए बीटा ई बीटा। ए कांस्टेंट नंबर है, आप उसको बाहर ले जाएं। ये चीज आ गई आपके पास। इफ, अब अगर अब चूंकि मैंने शुरू में पहले ही डिफाइन कर दिया था कि ये चीज इसके बराबर है। अब देखिए मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं या मैं इसको ए को पहले लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर्स हैं सिर्फ। तो ये, लेकिन ये काम उसी वक्त पॉसिबल होगा जब मेरे पास ये चीज बराबर आएगी अल्फा बीटा की, क्रॉनिकल डेल्टा के, वरना तो पॉसिबल नहीं है। जी सर। सो ये अब देखें, ये चीज आप, ये हमारे पास ये आपकी बेसिस हैं। इन बेसिस को मैं नाम दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट बेसिस का। और यहाँ से फिर आप कोऑर्डिनेट बेसिस को कैसे मतलब कि लिख सकते हैं। अगर आपको इसके कंपोनेंट्स लिखने हो तो आप फिर ये काम करेंगे कि ओमेगा 0, ओमेगा 1, सॉरी W01, W2, W3, ये जो आपके पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1। ये जो आपके पास हैं, ये आपके पास चार लीनियरली इंडिपेंडेंट वन फॉर्म्स हैं, क्योंकि आप इनमें से किसी भी वन फॉर्म को किसी दूसरी वन फॉर्म के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप W0 को W1 के कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिख सकते, या किसी भी एक वन फॉर्म को किसी दूसरी वन फॉर्म की कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिख सकते। सो ये बड़ी एक खास किस्म की बेसिस होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट बेसिस। ठीक है।
इसको मैं नाम इससे से मुझे नहीं पता मैंने पीछे कितनी की इक्वेशंस लिख दी हैं इस अच्छा इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब ये जो सॉरी और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये इन जनरल होल्ड नहीं करती। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बेसिस के अंदर होल्ड करती है। मतलब आप कोई और बेसिस लें तो लाजमी नहीं कि आपको क्रोनिकल डेल्टा ही मिले, आपको कोई और भी कोई और नंबर भी मिल सकता है वहां पर। मतलब जैसे अगर आपको याद हो, आई नो आइडिया कि हमने कहाँ पर ये काम किया था। लेट मी सी। नहीं इधर तो हमने नहीं किया था ये काम। लेक्चर नंबर 8 नहीं 7, हाँ 7 में आई थिंक हमने ये काम किया था। जैसे यहाँ पर ये जो बेसिस आपको नजर आ रही है E0 E1 2 3, इसकी कोऑर्डिनेट बेसिस हैं। लेकिन क्योंकि क्रॉनिक डेल्टा को होल्ड करती हैं या क्रॉनिक डेल्टा की कंडीशन में पूरा उतर रही हैं। लेकिन आगे हमने एक एग्जांपल की थी। हाँ यहाँ पर, यहाँ देखें अब ये जो यहाँ पर ये भी बेसिस हैं आपके पास, ये वाली, ये बार्ड फ्रेम के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या ये क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं? ना सर। हाँ मेरा भी ख्याल है कि नहीं उतरती, क्योंकि ये आपको अगर आप E0 और E1 करें, सो अगर मैं यहाँ पर अब बेसिकली आपने करना ही, मैं बाद में यहाँ से रेस से कर दूंगा। अगर आप ये वाला काम करें तो ये आपको नंबर 0 नहीं देता, ये आपको देता है -v⁻² और -v⁻²। सो बेसिकली इट्स जस्ट -2v⁻²। ये आपको 0 नहीं दे रहा, लेकिन कोऑर्डिनेट बेसिस में यहाँ पर ये क्या दे रहा है, यहाँ पर ये क्या दे रहा है, E0 और E1 ये आपको क्या दे रहे हैं यहाँ पर, 1 × 0 प्लस 0 × 1 0, ठीक है। सर ये और फ्रेम में है ना? हाँ बेशक जिस मर्जी फ्रेम में हो, लेकिन हम बात ये करेंगे आपके पास बेसिस वेक्टर चेंज हो गए हैं। जी सर। तो बेसिस वेक्टर चेंज होने से वो क्रॉनिक डेल्टा वाली जो कंडीशन में अभी बात कर रहा था वो इन जनरल होल्ड नहीं करती। वो क्रॉनिक डेल्टा वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ किसी 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 कोऑर्डिनेट बेसिस के लिए ही होल्ड करती है। इन जनरल वो इक्वेशन ट्रू नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जो जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, ये इक्वेशन कोऑर्डिनेट बेसिस में ट्रू है, ये किसी और बेसिस में लाजमी नहीं है कि ट्रू हो। ये बात समझ में आ रही है ना, ये वाली बात। जी सर। तो हर बेसिस के अंदर आपने आंखें बंद करके ऐसे नहीं लिख देना। हाँ अगर मैंने किसी क्वेश्चन में, किसी क्विज में, होमवर्क में, फाइनल में, किसी भी एग्जाम में अगर तो मैंने मेंशन नहीं ना किया हुआ एक्सप्लिसिटली, तो फिर ये अंडरस्टूड बात है कि वो कोऑर्डिनेट बेसिस का जिक्र हो रहा है वहां पर। अगर मैं किसी और बेसिस को चूज करूंगा तो फिर मैं एक्सप्लिसिटली लिखूंगा कि यहाँ पर कोई और बेसिस है, ठीक है। और आप यहाँ पर ये देखें कि आपने वन फॉर्म की बेसिस को किस की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, वेक्टर बेसिस की टर्म्स में। सो इक्वेशन नंबर 9 असल में रिलेशन है दो बेसिस के दरमियान, बेसिस के दो पेयर्स के दरमियान नहीं है। मतलब इस बात का ये है कि अगर आप ये करते हैं कि आप ये कहते हैं कि चेंज कर देते हैं E0 को और लीव EI अनचेंज्ड, तो अब जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ, अब ये क्या करेगा, इट इंड्यूसेस चेंज नॉट ओनली इन ओमेगा नॉट बट ऑल्सो ओमेगा आई। तो ये सबके अंदर तब्दीली लाएगा, ये सिर्फ एक के अंदर तब्दीली नहीं लाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा अब आपने करना पता क्या है, अब ये मैं वैसे होमवर्क में अभी ऐड कर दूंगा ये क्वेश्चन। आपने बेसिस के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को भी ड्राइव करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वन फॉर्म बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ली जाती है, लेकिन ये आप खुद कर सकते हैं। जिस तरह कंपोनेंट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है, ये आप खुद कर सकते हैं। वन फॉर्म बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन
ये मैं आज के होमवर्क में ऐड कर दूंगा कि अगर आपको ये चीज दी हो ओमेगा अल्फा बार और ये फिर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पर 4 चीजें लिखता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा से चीजें ना जहन में बैठ जाएं। पी अल्फा ये आपके पास 4 इक्वेशंस हैं। वन फॉर्म के कंपोनेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, वन फॉर्म की बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, वन फॉर्म की सॉरी वेक्टर्स की बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चारों इक्वेशंस है ना हमारे पास मेन। अब आप ये देखें कि वन फॉर्म की बेसिस किसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो रही हैं? क्या वन फॉर्म के कंपोनेंट्स की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही हैं? हाँ सर, ये वेक्टर्स ये के वेक कंपोनेंट्स की तरह। हाँ बिल्कुल। और वन फॉर्म के कंपोनेंट्स किसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? वन फॉर्म के कंपोनेंट्स किसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? वेक्टर्स की तरह। वेक बेसिस वेक्टर्स की बेसिस तरह, वेक्टर्स की बेसिस तरह। वेक्टर्स की तरह। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बेसिस वन फॉर्म की तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं या बेसिस वन फॉर्म वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं। इन द सिमिलर फैशन बेसिस वेक्टर्स वन फॉर्म के कंपोनेंट्स की तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं या वन फॉर्म के कंपोनेंट्स बेसिस वेक्टर्स की तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं। सो ऑपोजिट काम चल रहा है, क्रॉस काम चल रहा है। लेकिन ई पे वेक्टर साइन आएगा एरो है। हाँ लगा दें, सॉरी। और ये चीज जो ये फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करी, वो बीटा बार और अल्फा तो जो मेरे ज़हन में आया मैं वैसे ही उस हिसाब से लगाता गया। मतलब कि वो तो डजंट मैटर कि आप क्या काम कर रहे हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन करना है, जी जी। स्क्रॉल अप करें प्लीज थोड़ा। सर जहाँ पे बेसिस वेक्टर पी को लिखा था सर, पर थोड़ा सर ये सर यहाँ पे ये लाजमी है कि वन फॉर्म का कंपोनेंट जो है उसमें मतलब वो कोवेरिएंट होगा और उसका बेसिस बेसिस वेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट होगा। सर ये लाजमी है क्या? इसको कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट आपको नहीं कहना चाहिए। आप इंडस्ट्रीज के टर्म्स में याद रख लें कि जो हमारी नोटेशन उसके मुताबिक ये लाजमी है कि बेसिस के कंपोनेंट्स की इंडेक्स नीचे आएगी, सॉरी वन फॉर्म के कंपोनेंट्स की इंडेक्स नीचे आएगी और उसके बेसिस वेक्टर उसकी बेसिस वन फॉर्म की इंडेक्स ऊपर आएगी। हाँ ये ओके हमारी ये हमने नोटेशन ऐसे डिफाइन कर ली है बस। अब ठीक है। मतलब लाजमी नहीं है, आप मतलब वही पहले वही वाली बात कि रियाजी को नहीं पता कि नीचे लिखने से वन फॉर्म बन रहा है या ऊपर लिखने से बन रहा है, लेकिन हमने एक नोटेशन एक सेट कर ली है अब अपनी। ओके सर। सो और तकरीबन अब रिलेटिविटी की हर बुक में इसी को फॉलो किया जाता है, इसी मॉडर्न ये सेट ऑफ नोटेशंस को ही। ओके सर ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपके पास टाइम हो और आप मतलब ना वीकेंड के ऊपर आपका दिल करे तो आप नोटेशन बिल्कुल चेंज करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज में। मतलब उनकी फिजिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशंस की फॉर्म चेंज होती रहेगी। अच्छा, एक लास्ट बस एक पॉइंट अब हमने करना है, वो ये कि अगर मैं आपको ये कहूं किसी वेक्टर को ड्रॉ करें। अच्छा पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, पिक्चर ऑफ ए वन फॉर्म।
अगर आपको ये कहूं कि ड्रॉ वेक्टर, आप क्या करेंगे? आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे। बेसिकली इट्स अ it's basically vectors are usually drawn with an arrow which is pointing in some direction, ऐसे ही है। Yes, sir. अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने वन फॉर्म को ड्रॉ करना है, फिर हम कैसे करेंगे? अब ये वन फॉर्म को पिक्चर करने का एक तरीका है। मैं यहाँ पर ना अब कर ये पॉइंट ना थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन ये एक इंट्यूशन के लिए है। सो लेट्स सपोज कि मैं ना यहाँ पर कुछ लाइंस लगा देता हूँ। एक बड़ा मुश्किल काम है सीधी लाइंस लगाना इस पे। ये मैंने लाइंस लगा दी हैं। ये जो बेसिकली ये जो सेट ऑफ लाइंस आपको नजर आ रहा है ना, ये असल में सरफेसेस हैं। इसको आप कह रहे हैं वन फॉर्म, दिस इज ए वन फॉर्म। अभी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि ये वन फॉर्म क्या है और ये पिक्चर काम कैसे कर रही है। तो ये सरफेसेस हैं असल में। दीज आर लेवल सरफेसेस। अभी ये सारा कुछ अभी क्लियर होगा। ये अगले लेक्चर तक ही ना ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है। सपोज आई हैव अ वेक्टर v। मैं पहले यहाँ पर अब दोबारा से एक वन फॉर्म ड्रॉ करता हूँ। मैं इस तरह से इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वन फॉर्म ड्रॉ कर दिया। बल्कि मुझे थोड़ी सी इनकी स्पेसिंग बढ़ा देनी चाहिए। मैं ना थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ ताकि आप ना जरा अच्छे तरीके से इसको विजुअलाइज कर लें। अच्छा, तो ये मेरे पास एक वन फॉर्म है मेरी। इसको वन फॉर्म को मैंने पी का नाम दे दिया और मैं यहाँ पर किसी वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, इंडिपेंडेंट किसी डायरेक्शन के। और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर वी का। अब मैं करना ये मैंने कैलकुलेट ये करना है। मेरे पास कोई वन फॉर्म थी और इसके ऊपर इसको मैंने किसी वेक्टर के ऊपर एक्ट करवाया है। वो वेक्टर मेरे पास क्या था? वी था। ये चीज किसके बराबर होगी? उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये वेक्टर कितनी लाइंस को क्रॉस कर रहा है, कितनी लेवल सरफेसेस को पियर्स कर रहा है, उनमें से गुजर के जा रहा है। ये यहाँ पर कितनी लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं? Two. टू को। सो बेसिकली ये जो क्वांटिटी आपके पास होगी ये टू के बराबर होगी। ठीक है, एक और मिसाल देखें। ये अभी मैं आपको दो तीन जरा मिसालें दे दूं, फिर ये जरा हम इसको दोबारा से देखते हैं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे को लेते हैं। यही वाली वन फॉर्म हम ले लेते हैं, सेम वन फॉर्म। सॉरी, सेम हमने वन फॉर्म ले ली इस दफा, लेकिन अब मैं सिर्फ तब्दीली ये कर रहा हूँ कि वेक्टर चेंज कर रहा हूँ अपना। हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं, वेक्टर भी यही रहने देते हैं, वन फॉर्म तब्दील करते हैं। तो मैं ग्रीन कलर से दफा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और थोड़ा सा बस आप लोग मुझे टाइम दें।
मैं अब वन फॉर्म थोड़ी सी मैंने तब्दील कर दी अपनी, अब एक नई वन फॉर्म ले आया हूँ और इस वन फॉर्म को मैं नाम दे देता हूँ क्यू का। सो अब एक डिफरेंट वन फॉर्म पे उसी वेक्टर बी का एक्शन देखना चाह रहा हूँ। अब ये वेक्टर बी कितनी लाइंस को पियर्स कर रहे हैं? 5 5 को। एक बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक ये आ गया। अब एक और काम करते हैं, अब हम सेम यही वाली वन फॉर्म ले लेते हैं पी, और यहाँ पर एक नया वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं मैं किसी और कलर में। तो मेरे पास, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ W का। तो मेरे पास इसका जो एक्शन आ रहा है वो कितना बन रहा है? 4। अब देखें ये अब हो क्या रहा है यहाँ पर। हम ये जब हम ये जब हम बात करते हैं ना कि आप किसी वन फॉर्म को एक वेक्टर दें या किसी वेक्टर को एक वन फॉर्म दें और अब वो आपको एक नंबर दे देते हैं, उसका मतलब ये होता है, उसको हम पिक्चर इस तरीके से कर रहे हैं कि कोई वेक्टर कितनी लाइंस को पियर्स कर रहा है, कितनी सर्फेसेस में से गुजर के जा रहा है। जितनी सर्फेसेस में से वो गुजर के जा रहा है, इसका मतलब है कि उतनी सर्फेसेस पे वन फॉर्म का एक्शन हो रहा है, या वेक्टर्स उतनी सर्फेसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो हम उन सर्फेसेस को काउंट कर लेते हैं, और वो जो काउंटिंग है वो ही आपका नंबर है। अब यहाँ पर पहली मिसाल में ये देखें कि आपने आपने वन फॉर्म सेम रखी है, लेकिन आप उसी वन फॉर्म का एक्शन दो डिफरेंट वेक्टर्स के ऊपर चेक करें, वी और डब्ल्यू पे। आपको क्या मिले? आपको डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंट वेक्टर्स के ऊपर सेम वन फॉर्म का एक्शन डिफरेंट है, ऐसे ही है। यस सर। और अगर आप सेम वेक्टर्स पे डिफरेंट वन फॉर्म का एक्शन चेक करें तो भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। आपने वेक्टर इस दफा सेम वी ही रखा था दूसरे केस में, लेकिन उसके ऊपर एक नई वन फॉर्म को एक्ट किया जिसको आपने क्यू का नाम दिया, तो भी डिफरेंट आंसर आया है। यस सर। सो बेसिकली डिपेंड्स कि आपका वन फॉर्म कितने वेक्टर्स के ऊपर एक्ट, किस किस तरह के वेक्टर्स पे एक्ट कर रहा है, या वेक्टर्स आपके किन किन वन फॉर्म्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो दिस इज अ वे टू पिक्चर वन फॉर्म्स। ये अभी ना, ये अगले लेक्चर में आपको ये जरा जो पिक्चर है ये थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ओके, सो एनी क्वेश्चन? ये हमारा पहला लेक्चर था, आज हमने शुक्र है पूरे आधे 1.5 घंटे में खत्म कर लिया है। जी, एनी क्वेश्चन? मैं रिकॉर्डिंग फिर पॉज कर देता हूँ।